अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सबको 2021 की बहुत मुबारकबाद। हम न सिर्फ एक नए साल में बल्कि एक नए डेकेड में, एक नए अशरे में दाखिल हो चुके हैं। और आज की वीडियो का मकसद भी यही है कि हम उन चैलेंजेस के ऊपर बात कर सकें जो कि इंसानों को अब आगे फेस करने हैं, जो कि अंदाज़ा यही है कि 2050 तक यानी बाई 2050 दुनिया एक नए दुनिया और इंसानों की जो ज़िंदगी है वो नई शक्ल इख्तियार कर चुकी होंगी। मुख्तलिफ़ नौ की चैलेंजेस होंगे जिनका हमें सामना करना है। तो आज की वीडियो में मैं इसी को डिस्कस करना चाहती और ख़ास तौर पे अपने स्टूडेंट्स से जो डिफरेंट यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हैं और इसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशन के स्टूडेंट्स स्पेशली, क्योंकि ये एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव डेवलप करेगा उनको समझने के लिए कि आगे की ज़िंदगी क्या होने जा रही है। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो है इसमें सबसे बड़ा चैलेंज है, जो कि कोई नया चैलेंज नहीं है। और बाय द वे जितनी भी चैलेंजेस यहाँ पे मैं डिस्कस करने चाहूँगी, इसमें से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आपको लगेगा कि अचानक से जो है वो कोई हैपन हुई हो और हमारी ज़िंदगी को शायद मुतासर करने जा रही हो। अगर हम ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को देखें या ह्यूमन राइट्स वायलेशन को देखें या ह्यूमन डिस्प्लेसमेंट को देखें, ह्यूमन डिग्निटी को देखें, जो कि प्रॉब्लम्स हमेशा से रहे हैं इंसानों की, इंसानी आबादियों की, इनइक्वालिटी के इशूज़ जो हैं वो हमेशा से रहे हैं, ये मज़ीद प्रोलॉन्ग करेंगे। और इसको प्रोलॉन्ग होने के बहुत सारे रीजंस है, जिसमें बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, नंबर वन रीज़न, जिसको पॉलिटिकली रिजॉल्व करने की दुनिया भर की जो गवर्नमेंट्स हैं इसमें सिंसियर या इंटरेस्टेड नहीं है। नंबर टू, द कैपिटलिस्ट सिस्टम, जो इकोनॉमीज़ हैं वो से डिज़ाइन की गई हैं कि जो इनक्वालिटी है और गवर्नमेंट्स जो हैं वो उनका स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाया जाता है कि जो आम लोग होते हैं उनकी रीच पावर सर्कल्स तक नहीं होती है एक्चुअली। हालांकि डेमोक्रेटिक सिस्टम्स होते हैं, उनके वोट्स के जरिए उनकी एक नुमाइंदगी गिन ज़रूर ली जाती है, गिनती की हद तक ज़रूर होती है, लेकिन जो एक रियल वॉइस होती है जिसके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सके या पॉलिसी मेकिंग की जा सके, वो तमाम चीज़ें या वो फैसला साजी जो होती है उस तमाम में एक आम मेरे या आप जैसे वोटर्स का कोई हाथ नहीं होता है। और इसके साथ ह्यूमन माइग्रेशन बहुत बड़ा एक क्राइसिस है जिससे दुनिया इस वक्त भी लड़ रही है और 50 साल पहले से अमल शुरू हो चुका है। वॉर्स है, इसके अलावा क्लैमिटीज़ है, नेचुरल डिज़ास्टर्स है, तमाम रीजंस ऐसे हैं कि जिसकी वजह से इंसानों की बड़ी तादाद जो है वो डिस्प्लेस हो चुकी है, वो आइडेंटिटी क्राइसिस के अंदर है, क्योंकि वो ऐसे जोग्राफिकल एरियाज़ में रहने पे मजबूर हो चुके हैं जो उनके लिए बिल्कुल एलियन है, बिल्कुल नए हैं, ऐसे कल्चर्स का हिस्सा बन चुके हैं जिससे उनकी अपनी आइडेंटिटी या तशख़्ख़ुस जो है वो ख़तरे में है। तो ये कुछ इस तरह के क्राइसिस हैं जो कि आगे भी रहेंगे, क्योंकि दुनिया के अंदर एक तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग आसान हो चुकी है, लेकिन दूसरा रीज़न ये भी है कि जब वॉर्स होती हैं, जब कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जब अनएम्प्लॉयमेंट होती है, पॉवर्टी होती है, तो इंसान वहाँ से डिस्प्लेस होने में या इंसान वहाँ से मूव करने पे मजबूर होता है। तो ये जो रीज़न है, इन तमाम रीजंस की बुनियाद पे जितनी भी डिस्प्लेसमेंट होती हैं वो दोनों जो सोसाइटी के सेगमेंट्स होते हैं, चाहे वो होस्ट सोसाइटी हो या फिर वो अराइवल्स हों या सेटलर्स हों जो वहाँ मौजूद होते हैं, उन तमाम के लिए इक्वली चैलेंजिंग है। और इसका जो एक रिपरकशन होता है वो उस होस्ट कंट्री के अंदर जो नेशनलिस्ट मूवमेंट्स होती हैं या एथनो नेशनलिस्ट मूवमेंट्स होती हैं वो मज़ीद इंटेंस होना शुरू हो जाती हैं। वो अपनी गवर्नमेंट्स को इतना ज़्यादा प्रेशराइज करती हैं कि ये अब जो रेफ्यूजीज़ या सेटलर्स या माइग्रेंट्स हैं इनके ख़िलाफ़ पॉलिसी सख्त करें, बॉर्डर्स को टाइटली जो है वो बंद किया जाए, ताकि जो बाहर के लोग हैं वो आपकी सोसाइटी, आपके रिसोर्सेज और आपकी जो इनकम है उसके हिस्सेदार ना बने। तो ये एक बड़ा चैलेंज है जो आगे कंटिन्यू होगा। और इससे मज़ीद जो है वो सिविल अनरेस्ट हो सकता है, इसके साथ ही सिविल वॉर्स का ख़तरा है, इसके साथ ही जो रेसिज्म है, ज़िनोफोबिया है, ये तमाम मज़ीद इंटेंस हो सकता है। अच्छा, इन्वायरमेंटल चैलेंज जो कि जिसके लिए बहुत शोर है, बहुत सालों से, कई अशरों से इसके लिए शोर है ग्लोबल स्टेज के ऊपर, लेकिन ये किसी भी गवर्नमेंट ने, चाहे वो इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स हो, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट हम जिसको कह सकते हैं, या फिर लोकल गवर्नमेंट्स इसके बारे में सीरियसली काम नहीं कर पा रही है। मैं इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ज़िम्मेदार यकीनन जो मेन इंडस्ट्रियल पावर्स है उनको समझती हूँ कि अगर उनके लैक ऑफ पार्टिसिपेशन की वजह से ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो ये जो प्रॉब्लम है इसमें से एक सिर्फ आपका पॉइंट आप डिस्कस कर सकते हैं, तो वो ये है कि जिस तरह से फ्लडिंग आप 3-4 सालों के अंदर बहुत ज़्यादा आप इसको देख रहे हैं, ये फ्लडिंग एक कॉमन फ्लडिंग की सूरत अख्तियार कर चुकी है और बिल्कुल कॉमन होगा आगे के 10-20-30 सालों में कि स्ट्रीट्स पे फ्लडिंग होना कोई नई बात नहीं रहेगी। इसके साथ बहुत सारे शहर जो हैं वो ख़त्म हो चुके होंगे। मैक्सिको सिटी जो है उसके काफ़ी सारे एरियाज़ जो हैं वो
अंडर वाटर हो चुके हैं, समंदर के नज़र हो चुके हैं। और ऐसे बहुत सारे कराची के एरियाज़ हैं जिनको अभी रिसेंटली जब स्टडी किया गया आफ्टर 2020 रेनफॉल और उसके बाद जो फ्लडिंग हुई है विद इन कराची, तो उसके बाद यही है कि कोरंगी, DHA, बल्दिया टाउन और इसके साथ ही महमूदाबाद वगैरह के कुछ के इलाके, गिजरी, खारादर, जो ओल्ड एरियाज़ हैं, इन तमाम एरियाज़ को कुछ सालों बाद शदीद फ्लडिंग और इन वर्स्ट सिनेरियो इनके डूब जाने का पूरा पूरा चांस मौजूद है। और उसको बाकायदा मैप्स के ज़रिए शो किया गया है गवर्नमेंट्स को। लेकिन आपको पता है कि हमारी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है इसके बारे में बिल्कुल भी सीरियसली कोई स्टेप लेने पे तैयार नहीं है, जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने जाना है। इसके अगेंस्ट सजेशंस ये दी गई हैं जो एक्सपर्ट्स ने, जो स्टडीज़ के अंदर हैं, कि आप आगे जाके जो बिल्डिंग्स होंगी उसमें जो फर्स्ट फ्लोर की जो एक रेगुलर हाइट है इसको मज़ीद बढ़ाना पड़ेगा। यानी फ़र्स्ट फ्लोर की हाइट जो है वो तकरीबन सेकंड फ्लोर जितनी हो रखनी पड़ेगी, क्योंकि फ्लड इतने कॉमनली होंगे कि आपको अपनी जो फ्लोरिंग है उसको उसकी जो लंबाई है उसको मज़ीद बढ़ाना पड़ेगा, ताकि आपका फर्स्ट फ्लोर स्टार्ट ही उस हाइट से हो जहाँ से सेकंड फ्लोर्स होते हैं, एंड ग्राउंड फ्लोर्स विल नॉट बी देयर एनी मोर। अच्छा, इसके साथ जो स्टिकिंग प्लास्टर है इसकी भी रिकमेंडेशंस हैं, क्योंकि ये जो स्टिकिंग प्लास्टर होगा ये मुसलसल पानी में डूबे रहने की वजह से जो है निस्बतन मजबूती देगा बुनियादों को, इंफ्रास्ट्रक्चर को। और जो पेंट्स हैं ख़ास तौर पर इस तरीके से इस्तेमाल होंगे, बहुत रिवाइवल आएगा पेंट इंडस्ट्री के अंदर, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर ओवरऑल, जिस पर अभी काम हो भी चुका है और इस पर बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट्स भी हैं। अच्छा, इसके अलावा जो एक बड़ा चैलेंज हम फेस करने जा रहे हैं दैट इज़ जेनेटिक मॉडिफिकेशन। जेनेटिक मॉडिफिकेशन में जहाँ इसके एडवांटेजेस हैं, इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, कुछ ख़तरात हैं जो ह्यूमैनिटी फेस कर सकती है, एंड दैट इज़ द ऑल्ट्रेशन ऑफ द DNA। और जो जिस तरीके से आप अपनी जीन्स या DNA को ऑल्टर करवा सकते हैं, अपनी मनपसंद एम्ब्रियोज़ या बेबीज़ को तैयार करवा सकते हैं, ये एक सोसाइटी के अंदर इनक्वालिटी को रेज़ कर सकता है। क्योंकि आप एक ख़ास किस्म का, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं उस टेक्नोलॉजी को का इस्तेमाल करना, तो उसके बाद वो कुछ सोसाइटी के सेगमेंट होंगे वो एक सुपीरियर रेस जो है वो इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। और इसके ज़रिए एक जिस टेक्नोलॉजी को क्रिस्पर कहते हैं, CRISPR, इसमें ई नहीं होता लेकिन इसको कहा क्रिस्पर ही कहा जाता है, जो कि DNA ऑल्ट्रेशन टेक्नोलॉजी है। तो इसके ज़रिए एक ख़ास किस्म की रेस जो होगी वो क्रिएट की जाएगी, और वो रेस जो है वो तमाम बाकी जो इंफीरियर रेस लाइक हम लोग के अंदर जो नॉर्मल या कॉमन ह्यूमन बींग्स हैं, ये उनके ऊपर कमांड करेंगी। एंड बाय द वे दीज ऑल आर नॉट कॉन्स्पायरेसी थियरीज, ये तमाम स्टडीज़ में मेंशन है। आप चाहें तो इसके ऊपर BBC की और रूटलेज की नई जो रिसर्चेस हैं उसको भी गूगल करके पढ़ सकते हैं। इसके अंदर प्रॉब्लम्स जैसे मैंने आपको बताया कि ऑब्वियसली एक बायसनेस का फैक्टर है, इनक्वालिटी का फैक्टर हो सकता है, रेसिज्म का फैक्टर इसके ज़रिए मज़ीद इंटेंस हो सकता है, और फिज़िकल कुछ ख़ास फिज़िकल या मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ होने वाली जो रेस होगी, और ऑब्वियसली दे वुड बी बिलोंगिंग टू द एफ्लुएंट क्लास ऑफ द सोसाइटी। तो एक जो ह्यूमन और मेंटल और फिज़िकल जो एक कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपको नेचुरली, जिसके ऊपर अभी फ़िलहाल इंसान का इतना दारोमदार खुद से नहीं है, लेकिन वो भी इसकी कंट्रोल में आ जाएगा तो इंसान इसको मज़ीद ज़ालिमाना हद तक इस्तेमाल करने के काबिल हो जाएगा। अच्छा, अ मोर एज्ड पॉपुलेशन, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है। यूरोप को स्पेशली कहा जाता है कि यूरोप इज़ एन एजिंग कॉन्टिनेंट, क्योंकि यूरोप के अक्सर ममालिक में, ख़ासतौर पे जो UK है उसमें लोगों की जो एजेस हैं वो 65 प्लस हैं। दिस इज़ वेरी कॉमन। ये लोग 80 to 90 ईयर्स तक भी सर्वाइव करते हैं, दे सर्वाइव इन अ वेरी हेल्दी एंड फिट वे। लेकिन उन तमाम ओवर एज लोगों को, इंडिविजुअल्स को या एल्डरली पर्सन को की टेक केयर, उनकी मेडिकल केयर, उनकी हाउसिंग, इन तमाम का इंतज़ाम करना स्टेट की ज़िम्मेदारी है, जो कि आम लोगों के टैक्सेस के पैसों के ऊपर होती है। तो देयर इज़ अ ह्यूज डिबेट रनिंग ऑन इट, ऑन दिस पर्टिकुलर फैक्टर। जापान ने जो है इसके ऊपर इसका एक हल निकाला है, एंड दे आर अबाउट टू डील विद द रोबोट्स which are made to serve or to take care of the elderly persons.
अच्छा, इस जो रोबोटिक अटेंडेंट्स के ज़रिए प्रॉब्लम ये आएगी कि जो इंसान जब बुढ़ापे में, जिस वक्त उसको दूसरे इंसान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, चाहे उसकी औलाद हो या उसके घर वाले हों या फिर उसके रिश्तेदार हों या उसके दोस्त अहबाब हों या इवन ओल्ड एज होम के अंदर रहने वाले उसके अटेंडेंट्स हों, लेकिन इंसान को बहरहाल एक साइकोलॉजिकल नीड होती है कि वो अपने जैसे इंसान से बात करके ही रिलैक्स हो सकता है। तो ये जब रोबोट्स इसको रिप्लेस करेंगे, वही अटेंडेंट्स होंगे, तो जितने एज्ड लोग हैं वो एक शदीद साइकोलॉजिकल ट्रॉमा और डिस्ट्रेस का शिकार हो सकते हैं। तो ये भी एक बड़ा चैलेंज है जो कि ह्यूमन सोसाइटीज़ इसको फेस करने जा रही हैं, जहाँ पे बड़ी आबादियाँ हैं और वहाँ पे बड़ी आबादियों के अंदर अगर बुज़ुर्गों की तादाद, एल्डरली पर्सनस की तादाद ज़्यादा है, तो वो एक बड़ा क्राइसिस है कि उनको एक तो ये कि बहुत सारे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या पुअर कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे जो बड़ी तादाद में अगर बुज़ुर्ग आबादी मौजूद है तो उनको वो एक तरह से इकोनॉमिक या फाइनेंशियल बर्डन है ऑन द फैमिलीज़, एंड स्टेट्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू टेक केयर ऑफ सच पीपल। तो इस वजह से जो है ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सर उठाने वाला है, जो उठा चुका है। हम जैसे सोसाइटीज़ के अंदर भी देखेंगे अब बूढ़े वालदेन को या रिश्तेदारों को घरों में रखने का रिवाज कम से कम होता जा रहा है, एंड दे हैव बिकम होमलेस। और अब आप कॉमनली कराची जैसे शहर की भी सड़कों पे बुजुर्ग वालदेन को भी देख रहे होते हैं कि जिनको उनके बच्चे माशी बोझ समझ के जो है वो दूर कर देते हैं। अच्छा, एक और चैलेंज जो है वो अभी पिछले 13 साल जब से फेसबुक जो है वो लॉन्च किया गया है, उसके बाद से बहुत क्विकली सोशल मीडिया का यूज़ जो है वो पॉपुलर हुआ है, और ये मज़ीद इंटेंस होने जा रहा है विद बिग क्वेश्चन ऑफ नो प्राइवेसी। बिल्कुल प्राइवेसी का जो कॉन्सेप्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। अभी शुरू हो चुका है किसी के बारे में भी फेक न्यूज़ का एक पूरा प्रोपेगेट करना और किसी के भी कैरियर को या पर्सनल लाइफ को तबाह कर देना बहुत आम सी बात है। लेकिन आप आगे मज़ीद 30 साल के अंदर देख सकेंगे कि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो चुका है। देयर विल बी no absolute idea about privacy or anything that is private that must be kept private। ये इंसान को मज़ीद साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में रखेगा, जिसमें वो हर वक्त एक एम्बैरसिंग फेज ऑफ माइंड में रहेगा कि कहीं उसकी ज़ात से रिलेटेड कोई बात लोगों की नज़र में आके और उसका तमाशा ना बन जाए। हम अभी ही बहुत ज़्यादा सैटेलाइट्स और बहुत ज़्यादा रडार्स और कैमरास की जद में हैं, तो आगे हम देख सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा, जितना ज़्यादा इसका स्प्रेड होगा उतना ज़्यादा ये हमारी लाइफ्स को कंट्रोल कर लेगा। जिसको हम सोशल मीडिया स्टेटस को कहते हैं कि ये सोशल मीडिया के ज़रिए आपके माइंड सेट्स को चेंज करना, आपके वर्क और लाइफस्टाइल को चेंज करना, आपके थॉट प्रोसेस को चेंज करना, ये अभी चेंज हो रहे हैं। अभी इसमें हम डिबेट्स कर रहे हैं, लेकिन आगे जाके हम वो चीज़ बोलना शुरू हो जाएंगे कि जो हमें बाकायदा सोशल मीडिया के ज़रिए इंजेक्ट किया जाने लगेगा। हमारी वैल्यूज़ चेंज होना शुरू हो गई, हमारी सोचना और बरतना चीज़ों का चेंज हो चुका है। लेकिन अब आगे के लिए यही प्रिडिक्शंस हैं कि अब आगे के बाद हमारी ये सेंस ख़त्म हो जाएगी कि इसमें से कौन सी चीज़ ओरिजिनली हमारी है या नहीं है। जियोपॉलिटिकल टेंशन्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होंगी, और वजह इसकी यही है जो इमिग्रेशन का क्राइसिस मैंने आपको शुरू में बताया, ये बहुत बड़ा एक क्राइसिस है। इसके साथ हैकर्स इस काबिल हैं और आगे मज़ीद होंगे कि वो किसी दूसरी नेशन के पूरे पूरे इलेक्शंस को भी या तो फ्रीज या रेग या बिल्कुल डिसफंक्शनल कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा हुकूमतों के लिए, क्योंकि अब जो जियो पॉलिटिक्स है, दिस इज़ नॉट ऑल अबाउट लिमिटेड टू द जोग्राफी ओनली। अब ये टेक्नोलॉजी के ज़रिए जियो पॉलिटिक्स या पोलिटिकल डायमेंशन जो है वो चेंज हो जाएंगे। ओके और इन्हीं के अगेंस्ट फिर नेशनलिस्ट मूवमेंट्स और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स ये तमाम रिवाइव होगी और मज़ीद इंटेंस होने जा रही है। कार्स ओनरशिप बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होगी। सड़कों पे जो नंबर ऑफ़ कार्स या व्हीकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से रोड एक्सीडेंट्स में मज़ीद इजाफा होगा। और इसके साथ इसके अंदर भी एक फैक्टर जो है वो इनक्वालिटी का, इसलिए क्योंकि अब जो कार्स हैं, जो रोबोटिक कार्स, ड्राइवरलेस कार्स या इलेक्ट्रॉनिक कार्स, इस तरह की जो कार्स होंगी वो स्टेटस सिंबल होंगी, जबकि आम लोग जो मैनुअल कार्स या इवन ऑटोमेटिक कार्स भी होंगे वो माशरे के गरीब तबका समझा जाएगा। तो दिस विल फर्दर widen the gap between the rich and poor। और थ्रू आउट द डिबेट आप ये देख रहे हैं कि देयर विल बी इवन अ narrower the segment of the society of the human society जो कि कंट्रोल भी कर रहा होगा, जो कि डोमिनेट भी कर रहा होगा, जो कि एंजॉय भी कर रहा होगा तमाम रिसोर्सेज को, तमाम फैसिलिटीज़ एंड टेक्नोलॉजीज़ को। और ज़्यादातर यानी कि 97 to 98%
जितनी भी पॉपुलेशन होगी वो इस ख़ास 1 या 2% तबके की महकूम होगी। जो अभी आप थोड़ी बहुत हम जो है वो लिबर्टी महसूस करते हैं कि हम अपनी सोच के ज़रिए बात कर रहे हैं, अपने चीज़ों को जिस हद तक प्राइवेट करना है, जिस हद तक नहीं करना, अपनी फिज़िकल अपीयरेंस के बारे में जितना डिस्कस या जो भी डिसीजन लेना चाहते हैं ले रहे हैं, लेकिन ये भी तमाम चीज़ें हमें डिक्टेट हुआ करेंगी। जेनेटिक मॉडिफिकेशन एक अनएंडिंग रेस में डाल देगा, जिसमें सर्टेन स्टैंडर्ड्स ऑफ ब्यूटी, ब्रेन, ये तमाम चीज़ें फीड कर दी जाएंगी। तो इसको फेस करना, इस प्रेशर को, इस स्ट्रेस को फेस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगेन वेरी पॉपुलर एंड यू कैन से रेवोल्यूशनरी काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी। अब इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए जहाँ बेनिफिट्स बहुत हैं, उससे मसाइल भी पैदा होंगे। और एक बहुत बड़ा जो चैलेंज है, जो कि जिसके ऊपर बड़े डिस्कशन भी है, स्टडीज़ भी की जा रही हैं, कि अगर इन केस ऑफ एनी माल फंक्शनिंग ऑफ एनी आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी या डिवाइस, ये जो अगर माल फंक्शनिंग या एरर या किसी प्रॉब्लम का शिकार हो के वो किसी भी बड़े डिज़ास्टर का, किसी भी बड़े ह्यूमन लॉस या मिलियंस ऑफ डॉलर लॉस का भी सबब बन सकता है। तो इन तमाम के लिए जहाँ पे टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है, एथिकल एंड लीगल गाइडलाइंस को मज़ीद स्ट्रिक्ट करना और मज़ीद इम्प्लीमेंट करने के लिए एक्शंस करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड द लास्ट थिंग इज़ द बूस्टेड ब्रेन पावर। जिस तरह से बूस्टेड जीन्स है, जिस तरीके से मॉडिफिकेशन और ऑल्टरेशन ऑफ जीन्स है, योर ब्यूटी स्टैंडर्ड्स एंड योर फिज़िकल एंड मेंटल जो भी फीचर्स है या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनको इम्प्रूव करना इंसान के कंट्रोल में आ चुका होगा। इसी तरीके से माइंड बूस्टर जो है, जो कि आज हम थोड़े बहुत एनर्जी ड्रिंक्स या ड्रग्स वगैरह को इस्तेमाल कर रहे होते हैं फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, इट गिव्स यू a superior kind of a feeling and more power over your brain and body। लेकिन जब ये टेक्नोलॉजी बाकायदा इम्प्लांट होना शुरू हो जाएगी इंसान के जिस्म के अंदर, तो इसमें वो लोग, यानी कि वो एफ्लुएंट क्लास जो कि अफोर्ड कर सकेगी, वो क्लास जो है इस काबिल होगी कि वो ज़्यादा मेंटली एक्टिव एंड दे विल ऑलवेज बी मेंटली सुपीरियर, दे विल ऑलवेज बी बूस्टेड मेंटली। और ये आम इंसान की कैपेसिटी से बाहर चीज़ है, क्योंकि इंसान कभी भी एक ही जैसे मूड, एक ही जैसे मेंटल फेस के अंदर नहीं रहता है। तो नेचुरली इट इज़ इम्पॉसिबल, लेकिन इसको टेक्नोलॉजिकली पॉसिबल किया जाने की सूरत में एक तरीके से डिवीज़न होगी उन लोगों की जो ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे, ज़्यादा मेंटली एक्टिव होंगे ऑल द टाइम, and they would be more beautiful, they would be more perfect looking, they would be more you can say prominent from the rest of the people or the population. So it will not only lead to inequality, but it will give a chance to the richer to get more rich। और इसके साथ लीगल, एथिकल और इस तरह के इश्यूज हैं वो बहुत ज़्यादा राइज होंगे। एग्जामिनेशन के अंदर वो स्टूडेंट्स जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कोई इम्प्लांट वगैरह करवा चुके होंगे या ब्रेन बूस्टिंग इम्प्लांट करवा चुके होंगे, उनके लिए एक बहुत बड़ा ये फ़ायदा होगा, एडवांटेज होगा कि वो चंद सेकंड्स के अंदर पेपर करके निकल जाएंगे। और बाकी वो बच्चे जो अपनी ब्रेन कैपेसिटी के ऊपर, नेचुरल कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करेंगे, अपनी सोचने समझने की कुदरती सलाहियतों के ऊपर डिपेंड कर रहे होंगे, वो इसमें बहुत पीछे रह जाएंगे और बहुत ज़्यादा नुकसान का सबब बनेंगे। तो आप ये देख रहे होंगे कि अगले 30 सालों में जो टेक्नोलॉजी का एक पूरा एक रिवाइवल है, सॉरी रिवाइवल नहीं, रेवोल्यूशन है। और जिस तरीके से टेक्नोलॉजी एकदम बूस्ट करेगी, जिस तरीके से हमारी डेली नेचुरल लाइफ को टेक ओवर करेगी आई एम सॉरी, वो एक बहुत ही ख़तरनाक लेवल की इनक्वालिटी पैदा करेगी। और इसके साथ ही ह्यूमन डिससेटिस्फैक्शन टुवर्ड्स द लाइफ वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज करेगी। आई एम सॉरी अबाउट माई थ्रोट, बट आई एम wrapping up the video over here. We'll see you in the next time. Allah Hafiz.